करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ऑडिट के बारे में, जो कि सेक्शन 44A(b) जो है वो डील करता है रिगार्डिंग दिस नोशन ऑफ टैक्स ऑडिट। तो टैक्स सबसे पहले देखते हैं टैक्स ऑडिट होता क्या है। बेसिकली ये एक एग्जामिनेशन है, एक मैकेनिज्म है फॉर रिव्यूइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस और प्रोफेशन विच इज़ बीइंग कैरिड आउट बाय कंसर्न टैक्स पेयर। सो इसका फ़ायदा क्या होगा, ऑडिट करते क्यों हैं? टू एंश्योर दैट प्रॉपर मेंटेनेंस एंड ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड एंड द सेम आर टू बी सर्टिफाइड बाय द स्पेशलाइज्ड टैक्स कंसल्टेंट और प्रोफेशनल हु इज़ गोइंग टू बी अ टैक्स ऑडिटर। देन एक और एडिशनल एडवांटेज है टैक्स ऑडिट का, क्या वो है? टू रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन सच एज टैक्स डेप्रिसिएशन, और यहाँ कंप्लायंस था डिफरेंट प्रोविजन से जो कि उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर को करना था, जो कि वो लायबल था। तो क्या उसने वो सारी चीज़ों का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें भी सर्टिफाई हो जाती हैं, वैलिडेट हो जाती हैं थ्रू mechanism of conducting a audit of the books of accounts of the taxpayer, that is a tax audit। अब अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हु इज़ मैंडेटली रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर और टू अंडरगो टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट किसे करना चाहिए या किसे करना ज़रूरी है? तो अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कोई भी ऐसा टैक्स पेयर जिसकी सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट्स जो हैं बिजनेस से या प्रोफेशन से, बिजनेस के केस में अगर हम बात करें तो बिजनेस से अगर वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना ज़रूरी है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो अगर कोई पर्सन प्रोफेशन कैरी आउट कर रहा है तो उस केस में जो ग्रॉस रिसिप्ट्स की जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए है, 50% ऑफ व्हाट इज बीइंग डन बाय बिजनेसमैन। सो अगर प्रोफेशन कैरी आउट कर रहा है तो ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से ज़्यादा हो, तो या अगर वो बिजनेस कैरी आउट कर रहा है तो उस केस में टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स या सेल अगर 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर उसकी है तो उस केस में उसके अकाउंट्स को कंपल्सरली ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर वो नहीं करवाता, अगर वो टैक्स पेयर इस जो कि टैक्स ऑडिट की जो कंडीशन है, प्रिजम्पशन है, जो उसको वो फुलफिल नहीं करता डिस्पाइट he or she is lawfully required based on the gross receipts or turnover that of particular business or profession, तो फिर भी वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर वो फेल कर जाता है या नहीं करवाता तो उस केस में क्या पेनल्टीज़ है, क्या प्रोसिक्यूशन हो सकती है, क्या पनिशमेंट रखी हुई है इनकम टैक्स लॉ ने। सेक्शन 271(b) जो है वो डील करता है इस कॉन्टेक्स्ट में। एंड व्हाट डज इट सेज? इट सेज अ फिक्स सीलिंग्स ऑफ मिनिमम पनिशमेंट एज वेल एज अ मैक्सिमम कैपिंग। तो इस सेक्शन के अंदर दो सीलिंग्स गिवन है जिनके बीच में कोई भी पनिशमेंट दी जा सकती है, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन फॉल कर सकती है, कोई भी पेनल्टी लग सकती है। वो कौन सी हैं? मिनिमम 0.5% जो उसकी टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स है उस अमाउंट का 0.5% वैल्यू जो निकले वो मिनिमम अमाउंट, और मैक्सिमम कितना हो गया? 1.5 लाख रुपीज़। तो 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है और मिनिमम 0.5% ऑफ टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस ओवर। सो इन दोनों में से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा दैट शैल बी लेविड एज पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉट फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अगर कुछ और फंडामेंटल्स की बात करें टैक्स ऑडिट के केस में ही, अगर कोई पर्सन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो है वो स्कीम उसको ऑप्ट करता है जहाँ पर उसकी जो इनकम है वो सिर्फ एक प्रिजम्पशन बेसिस पे अराइव की जाती है, तो उस केस में चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो प्रोफेशनल है और उसकी जो टोटल सेल्स और टर्नओवर है जिस बिजनेस या प्रोफेशन के लिए वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है, अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा है उसकी टर्नओवर और सेल्स, तो भी उस केस में टैक्स ऑडिट जो है वो मैंडेटरी है, वो रिक्वायर्ड है, उसको करवाना पड़ेगा चाहे वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम ऑप्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई ऐसे अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स क्लेम कर रहा है जो कि कम है, जो कि
डिडक्टिबल जो प्रॉफिट्स जो हैं अंडर सेक्शन 44 ए 44 बी ADA या ट्रिपल बी के अंदर आते हैं, सो उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड बिजनेस प्रॉफिट्स हैं, अगर उनसे कम प्रॉफिट वो एक्चुअल प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है या वो शो कर रहा है या करना चाहता है, तो उस केस में भी अगर वो कम शो कर, अगर ज़्यादा शो कर रहा है तो कोई इशू नहीं, बट अगर कम शो कर रहा है तो उस केस में भी उसको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें टैक्स ऑडिट के केस में, तो वो जो है वो बिजनेस और प्रोफेशन के केस में वो 1 करोड़ से बढ़ाकर जो है 10 करोड़ रुपए कर दी गई है दो केसेस में। वो दो केसेस कौन से हैं? प्राइमरीली ये दोनों केसेस जो हैं ये डील करते हैं कि कितना जो उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश में है या वो डिजिटल मोड में नॉन कैश बेसिस पे हो रही है। सो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर जो कैश रिसीप्ट्स हैं उसकी वो 5% से ज़्यादा नहीं है ऑफ ओवरऑल रिसीप्ट्स, या जिसकी पेमेंट्स ओवरऑल पेमेंट्स जो हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं है कैश में एज अ प्रपोर्शन ऑफ ओवरऑल पेमेंट्स, मतलब 95% उसका जो रिसीप्ट्स या पेमेंट्स हैं उस बिजनेस की वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में या चेक के थ्रू या किसी और डिजिटल फॉर्मेट के थ्रू हैं, सो नॉन कैश फॉर्मेट में है, तो उस केस में वो जो बिजनेसेस हैं उनके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई थी कि जिस अमाउंट को पार करते स्टॉक जो हमारी टर्नओवर है या सेल्स है या ग्रॉस रिसीप्ट्स है जिस पे टैक्स ऑडिट होना कंपलसरी है, वो लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ से है हो गई है 10 करोड़ विद इफेक्ट फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर। बट ये किसको फायदा होगा? कौन सी एंटिटीज हैं जो इस प्रोविजन को अवेल कर सकती हैं और टैक्स ऑडिट के दायरे से बच सकती हैं? सिर्फ वही जो 95% ऑफ अपनी रिसीप्ट्स या पेमेंट्स जो हैं वो नॉन कैश मोड में ऑपरेट कर रही हों और उसको मेंटेन कर रही हों या परफॉर्मेंस कर रही हों। अब इनका पर्पस क्या है? इस स्कीम का पर्पस या इस एनहेंसमेंट का 1 करोड़ से 10 करोड़ करने का पर्पस है टू इंसेंटिवाइज नॉन कैश ट्रांजैक्शंस एंड टू बिल्ड अ डिजिटल इकोनॉमी। बिकॉज हम जानते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शंस दे ऑलवेज लीड अ मनी ट्रेल। सो जब वो मनी ट्रेल लेंगे तो ट्रांसपेरेंसी और सिस्टम में रिफाइनमेंट इंप्रूव होगी। सो ये प्रोविजन इसलिए करी गई ताकि प्रमोशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी हो और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो, जिससे कि मनी ट्रेल भी इफेक्टिवली पता लग जाए और जो वो फर्म्स हैं उनका कंप्लायंस बर्डन कम हो जाए। कंप्लायंस बर्डन छोटे बिजनेसेस का कैसे कम होगा? जब 1 करोड़ पे उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता था 1 करोड़ से ज़्यादा की रिसीप्ट करने पे, ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर पे, अब अगर वो डिजिटल मोड से सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या 95% कर रहे हैं तो उस केस में वो उनकी जो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो गई अगर उनकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट 10 करोड़ से कम है तो 10 करोड़ की लिमिट 10 गुना लिमिट बढ़ा दी गई। 10 करोड़ के बाद ही उनको जो है वो टैक्स ऑडिट का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं टैक्स ऑडिट के लिए? 4 प्रिंसिपल फॉर्म्स हैं, 3CA, 3CB, 3CD एंड 3CE। ठीक है, 3CA किन में डील करता है? वो सारी उन कंपनीज या प्रोफेशनल्स के लिए हैं जिनको मैंडेटरली टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ना है। 3CB किन के लिए है? जिनको मैंडेटरी नहीं है टैक्स ऑडिट करवाना बट वो वॉलेंट्री करवा रहे हैं। 3CD, it basically shows details of all the business transactions of that particular business or profession। और 3CE किसको रिफ्लेक्ट करता है? बेसिकली ये है फॉर NRIs एज वेल एज फॉर फॉरेन कंपनीज इन रिलेशन टू टैक्स ऑडिट। अब अगर हम ओवरऑल स्नैपशॉट ब्रीफ फ्रेमवर्क की बात करें टैक्स ऑडिट के, सो टर्नओवर के बेसिस पे या ग्रॉस रिसीप्ट्स के बेसिस पे हम इस क्लासिफिकेशन में उसको डाल सकते हैं, मोर देन 5 करोड़, अप टू 2 to 5 करोड़ एंड सो ऑन, एंड देन लेस देन 2 करोड़ हो तो इंडिविजुअल्स के लिए HUF या पार्टनरशिप फर्म और अदर्स इंक्लूडिंग कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड सो ऑन। अगर तो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो जो ये टैक्स ऑडिट का सेक्शन है ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, टर्नओवर अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में टर्नओवर है तो वी विल बी सीइंग कि उसकी कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट्स जो हैं वो कितनी है। ये जो 5 करोड़ है ये पिछले साल तक लागू था, अब इसको भी 10 करोड़ जैसे कि अभी हमने पढ़ा कर दिया गया है। सो अगर इसकी जगह आप कर लो इसको 10 करोड़। सो लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो अब है ये पहले पिछले साल 5 करोड़ किया गया था, अब इसको 10 करोड़ कर दिया गया है। सो 10 करोड़ से ऊपर तो ऑडिट होगा ही होगा। अगर 2 से 10 करोड़ तक है तो उस केस में क्या है, हम देखेंगे कैश रिसीप्ट। CR इज कैश रिसीप्ट, CR मीन्स कैश रिसीप्ट,
एंड सिमिलरली सीपी मीन्स कैश पेमेंट्स। सो अगर वो 5% से कम है, मतलब 95% पेमेंट्स नॉन कैश हैं, तो उस केस में ऑडिट नहीं होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा। अदरवाइज अगर दूसरा केस की बात करें तो ऑडिट होगा अगर नॉन कैश जो है, जो कैश में वो काम कर रहे हैं, वो उनकी ओवरऑल टर्नओवर से, रिसीप्ट से 5% से ज़्यादा अमाउंट हो जाता है उसका, तो उस केस में ऑडिट होगा। अगर हम इंडिविजुअल्स की एचयूएफ में फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एनपी रेशो, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशो। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट कितना रेशो है, उस हिसाब से इफ़ इट इज़ लेस देन 8%, नाउ 6%, सो उस केस में ये जो है एप्लीकेबल होगा ऑडिट। ठीक है, अगर वो नेट प्रॉफिट रेशो 8% से जो टोटल टर्नओवर है उसका 8% ही हम नेट प्रॉफिट प्रिज्यूम करते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम में, अगर वो उससे ज़्यादा नेट प्रॉफिट शो कर रहा है तो उस केस में ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर उससे कम है तो उस केस में ऑडिट होगा। सिमिलरली दूसरे कंपनीज और बाकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स या बाकी कॉन्टेक्स्ट में क्या बात करें तो अगर टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो कोई ऑडिट नहीं होगा, बट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई तो हम क्या देखेंगे, कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स। तो अगर तो वो 5% से कम है ओवरऑल पेमेंट्स में से, ओवरऑल जो उसकी टर्नओवर है उसमें से कैश रिसीप्ट्स जितनी हुई उसका और कैश पेमेंट्स जितनी हुई, उनमें अगर कैश कंपोनेंट जो है कैश में जितनी हुई वो 5% हिस्सा ही था, तो उस केस में ऑडिट नहीं रिक्वायर्ड है, बट अगर वो 5% से ज़्यादा है तो ऑडिट होगा। सो विद अ लिटिल वेरिएशन, जहाँ पर 5 करोड़ लिखा है वहाँ पर हम प्रिज्यूम करेंगे 10 करोड़। देन अगर हम बात करें तो बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम बात करेंगे कि कौन कौन से कैटेगरीज हैं टैक्स पेयर्स की जहां पर कंपलसरी ऑडिट रिक्वायर्ड है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, सबसे पहली कैटेगरी तो टोटल सेल्स टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑडिट रिक्वायर्ड है कंपलसरी। अगर कोई पर्सन प्रोफेशन कर रहा है तो उस केस में कितनी लिमिट हो जाती है, वो घट के हो जाती है ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर की 50 लाख। अगर कोई पर्सन सेक्शन 44 AD यहाँ सेक्शन 44 AE यहाँ सेक्शन 44 ADA, ये जो लास्ट के तीनों ही पार्ट हैं पहली स्लाइड में, AD सेक्शन 44 AD AE एंड ADA, अगर इन तीनों में कवर होता है, ये तीनों सेक्शन किस में डील करते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के, मतलब प्रिजम्पशन बेसिस पे इनकम डिसाइड करना। सो उस केस में अगर वो पर्सन अपनी जो बिजनेस की एक्चुअल इनकम है अगर वो उसको लोअर दिखा रहा है, देन व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड एज अ आइडियल इनकम और प्रिंसिपल इनकम अंडर दीज रूल्स, जो ये रूल्स कहते हैं कि कितने परसेंट होगा, जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में करा 8% या 6%। ठीक है, सो अगर उससे कम वो एक्चुअल इनकम वो अपनी डिक्लेयर कर रहा है या करना चाहता है, सो उस केस में भी उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। बट अगर ज़्यादा करवा रहा है, उससे डिक्लेयर कर रहा है, फॉर एग्जांपल 8% क्राइटेरिया है, तो अगर उसकी ओवरऑल टर्नओवर पे वो ज़्यादा दिखा रहा है, 10% दिखा रहा है नेट प्रॉफिट दिखाना, बिजनेस इनकम शो करना चाहता है, तो उस केस में मैंडेटरी नहीं है। बट अगर कम शो कर रहे हैं तो उस केस में ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तीनों ही स्कीम्स के केस में। ठीक है जी। देन अगर हम ड्यू डेट की बात करें, कौन सी डेट्स हैं जब आपको रिकॉर्ड्स को ऑडिट करवाना पड़ता है और उनको सबमिशन होती है उसकी। ठीक है, अगर हम फॉर्म 3CA और 3CB प्रिंसिपल फॉर्म्स की बात करें, ठीक है, सो जो तो कंपलसरी जिसको रिक्वायर्ड है उसके लिए कौन सा फॉर्म होता है, 3CA। जिसके लिए कंपलसरी नहीं है, जो वॉलंटरी कर रहा है ऑडिटिंग, वो उसके लिए कौन सा फॉर्म है, 3CB। सो जो तो कंपलसरी रिक्वायर्ड है उसके केस में सितंबर 30 जो होती है असेसमेंट ईयर की, वो डेट तक जो है ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, और उसकी रिपोर्ट जो सबमिट करनी है वो भी उसी डेट तक है, सितंबर 30 तक फाइल करनी ज़रूरी है। और दूसरे केसेस में भी सितंबर 30 ही जो है वो प्रिंसिपली डेट जो है वो सेम है दोनों के कैटेगरीज के केस में, चाहे वॉलंटरी ऑडिट करवा रहे हैं चाहे मैंडेटरली है। सितंबर 30 ऑफ द असेसमेंट ईयर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इज द आइडियल डेट फॉर सबमिशन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सेम। ठीक है जी। अगर हम अब बात करें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की, अगर हमने बात करी तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, इट इज़ अ मैकेनिज्म टू गिव रिलीफ टू स्मॉल और मीडियम साइज असेसीज। सो इनकम टैक्स लॉ ने एक स्कीम लॉन्च की, बनाई हुई है, एक मैकेनिज्म बनाया है जिसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। इसमें होता क्या है, 3 प्रिंसिपल स्कीम्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था, 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE। ये 3 डिफरेंट बिजनेसेस और सिनेरियोज को कवर करती हैं। और अगर कोई असेसी इन प्रोविजंस को, इन स्कीम्स को अडॉप्ट करता है तो उस केस में उसको अपनी जो रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एडवांटेज है उसको।
और उसको अकाउंट्स को ऑडिट करवाना भी एग्जम्प्ट है, अगर वो इन कंडीशंस में, इन स्कीम्स के अंदर जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिखी हैं, जो प्रिज्यूम की जाएंगी इनकम उस पर्टिकुलर कैटेगरी की, अगर उनसे कम इनकम घोषित नहीं कर रहा तो अगर वो उससे कम इनकम घोषित करेगा तो उस केस में उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर वो उतना या उससे ज़्यादा डिक्लेयर कर रहा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना की कंपल्शन नहीं है, और अकाउंट्स को ऑडिट करवाना भी एग्जम्प्ट है। जब बुक्स ही नहीं मेंटेन करनी तो ऑडिट कैसे होगा अकाउंट्स का? ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स और प्रॉस दैट आर attached to these three different schemes for different specific segments of businesses or profession under this presumptive taxation scheme। ये कौन कौन सी हैं, आइए इनको फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 44A(d) की, जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है बिजनेस के लिए। ये किन किन के लिए अवेलेबल है? इंडिविजुअल्स के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए और पार्टनरशिप फर्म के लिए, बट नॉट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। और वो कोई भी बिजनेस कैरी आउट कर सकते हैं एक्सेप्ट बिजनेस विच इज मेंशन्ड अंडर 44AE। 44AE में कौन सा बिजनेस मैनेज जो है वो बात की जाएगी, जैसे अभी हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। गुड्स कैरिज, ट्रांसपोर्ट की, ट्रक्स कोई ऑपरेट कर रहा है, सामान ट्रांसपोर्ट करना, कार्गो ट्रांसपोर्ट करना, गुड्स भिजवाना एक जगह से दूसरी जगह, उसके बारे में सेक्शन 44AE बात करता है। सो ये सेक्शन क्या कहता है 44AD की, कोई भी बिजनेस हो एक्सेप्ट दिस बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि एक्सक्लूसिवली 44AE के अंदर कवर है। देन जो टोटल टर्नओवर है उस साल वो 40 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। देन असेसी कैन डिक्लेयर 8% मिनिमम और हायर अमाउंट ऑफ द टोटल रिसीप्ट्स और टर्नओवर एज इनकम। सो जैसे कि हमने वो स्नैपशॉट में भी देखा था टर्नओवर वाले में, जो स्लाइड में, कि असेसी जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो, हाँ, ये जो हमने देखा था ये क्राइटेरिया, टर्नओवर 8% या 6%, ठीक है। सो ये रूल यहां पर लागू होता है। So assessee can declare 8% or higher sum of total receipts or income under this section, and he does not need to maintain any books of accounts or gets their account audited। ठीक है। हाँ, अगर वो 8% से कम शो करेगा, सो इस सेक्शन के अंदर वो ऑप्ट कर रहा है इस सेक्शन को, और 8% से कम अगर वो एक्चुअल इनकम दिखाता है, शो करता है कि मेरी एक्चुअल में इनकम तो कम हुई और इस स्कीम का फ़ायदा भी उठाना चाहता है, तो उस केस में उसके अकाउंट्स ऑडिट होंगे और अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सो इफ़ एन एस इज डिक्लेयरिंग लोअर इनकम, देन दिस सेक्शन 44AB जो टैक्स ऑडिट है वो अट्रैक्ट होगा, वो लागू होगा। देन अगर जब ये सेक्शन में असेसी अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहा है, अपनी बिजनेस इनकम शो कर रहा है, सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर रहा है प्रिजम्पटिव इनकम को, तो उस केस में वो जो एग्जम्प्ट इनकम का हम चैप्टर पढ़ते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की इनकम्स जो हैं वो एग्जम्प्ट हैं सेक्शन 10 के अंदर, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है फ्रॉम अपने बिजनेस में से कोई एक्सपेंडिचर कम शो करना या एक्सपेंडिचर शो करना, वो चीज़ नहीं की जा सकती। हालांकि जो सेक्शन 80 के अंदर डिडक्शंस होती हैं, 80C से लेके 80G डोनेशंस तक, वो जो है वो अवेल कर सकता है डिस्पाइट ऑप्टिंग फॉर दिस सेक्शन 44AD। देन जो डिडक्शंस सेक्शन 30 से 38 के बीच में हमने करी थी, डिडक्शंस जो एक्सप्रेसली अलाउड हैं, जनरल डिडक्शंस और दूसरी डिडक्शंस, रेंट, इंश्योरेंस एंड ऑल दोज डिडक्शंस, दे शैल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन अलाउड। ठीक है, क्योंकि इस केस में हम सारी कंप्यूटेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ ओवरऑल उसकी टर्नओवर का 8% जो है उसको उसकी सीधा ही बिजनेस इनकम मान रहे हैं। तो ये सारी डिडक्शंस जो है वो अलग से अलाउड नहीं की जाएंगी। सेक्शन 30 से 38 वाली वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि दे हैव बीन अलाउड। देन अगर हम बात करें रिटर्न डाउन वैल्यू जो है एसेट्स की, दैट शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी कैलकुलेटेड एंड बीइंग क्लेम्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। एंड फाइनली कोई सैलरी हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट हो गया जो पार्टनर्स को मिल रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं या HUF की, तो उस केस में दैट आर टू बी अलाउड आफ्टर कैलकुलेटेड प्रॉफिट अंडर दिस सेक्शन ओनली। ठीक है जी। सो ये हो गया सेक्शन 44AD की बात। अब अगली बात करते हैं सेक्शन 44ADA जो कि है प्रोफेशनल्स के केस में। ठीक है, और इसमें ये कब लागू होगा? बेसिकली सेक्शन 44AD जो है वो बिजनेस के लिए है और 44ADA ये जो सेक्शन है ये प्रोफेशनल्स के लिए है, जैसे कि हेडलाइन से ही, नाम से ही क्लियर है। ठीक है,
अब इसमें डिफरेंशिएशन क्या है? एक सबसे पहली डिफरेंशिएशन है सीलिंग लिमिट की, कैपिंग की। उसके केस में 44AD के केस में 40 लाख की थी, और इस केस में टोटल रिसिप्ट जो अलाउड हैं वो है 50 लाख रुपीज़ अ ईयर, अगर इस स्कीम को भी ऑप्ट कर रहे हैं। अगर 50 लाख से ज़्यादा रिसिप्ट हैं तो ये इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर प्रिजम्पटिव इनकम की स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। देन अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड गेन्स जो है, इस केस में जैसे कि पिछले सेक्शन में वो 8% माने जाते थे, तो बट इस सेक्शन के अंदर अगर कोई क्लेम कर रहा है प्रोफेशनल, तो उसके केस में जो भी प्रॉफिट एंड गेन्स हैं वो उसकी टोटल रिसीप्ट्स जो है उसका 50% जो है वो माना जाएगा उसका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिजनेस। सो जितनी रिसीप्ट्स वो शो कर रहा है उसका आधा हिस्सा 50% जो है उसकी बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी अंडर दिस हेड। ठीक है जी। जो भी डिडक्शंस हैं सेक्शन 30 से लेकर 38 तक वो प्रिज्यूम की जाएंगी कि अलाउ की हैं, वो अलग से अलाउ नहीं होंगी उसके बाद। देन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स के लिए भी सेम प्रोविजन जैसे वो 44AD के अंदर थी, दे शैल बी डीम्ड टू बी कैलकुलेटेड एंड अलाउड। अगर कोई असेसी जो है वो अपने प्रॉफिट एंड गेन्स जो है इस प्रोफेशन में वो शो करना चाहता है कि मुझे एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ वो 50% नहीं है मेरी इनकम, मुझे इसमें यहाँ पर सिर्फ 30% इनकम है, अगर वो अपना एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कम शो करना चाहता है इस 50% सीलिंग से और इस सेक्शन को यूज़ भी करना चाहता है, सो उस केस में उसको अकाउंट्स अपने कंपलसरी ऑडिट करवाने पड़ेंगे और मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है जी। देन फाइनली सेक्शन 44AE की अगर हम बात करें तो गुड्स कैरेज बिजनेस, जैसे कि अभी हमने पिछले सेगमेंट में बात करी थी, उससे डील करता है। बहुत सिंपल सेक्शन है, ये कोई भी एसएससी ऑप्ट कर सकता है जो कि ट्रक ऑपरेट कर रहा है, जो गुड्स कैरेज एक जगह से दूसरी जगह सामान भिजवाने का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। बट कंडीशन ये है कि ये सेक्शन सिर्फ वही जो है वो ऑप्ट कर सकता है जो 10 गाड़ियां मैक्सिमम जो है वो बिजनेस में ऑपरेट कर रहा हो। सो अगर कोई गुड्स कैरेज के बिजनेस में 10 से ज़्यादा गाड़ियां हैं तो ये सेक्शन लागू नहीं होगा। अगर किसी के पास 10 से कम व्हीकल्स हैं तो ये सेक्शन वो उसके अंदर प्रिजम्पटिव इनकम को ऑप्ट कर सकता है। ठीक है जी। देन कैसे कंप्यूटेशन होगी, क्या मैकेनिज्म है इस सेक्शन के अंदर? जो रेट ऑफ कंप्यूटेशन है, प्रोसीजर है, वो ऐसे है कि एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट जो है उसको इनकम माना जाएगा फ्रॉम चार्जेबल फ्रॉम ईच व्हीकल। और जो पहले डिस्टिंक्शन होती थी 2015 से पहले कि हैवी व्हीकल्स के लिए अलग चार्जेस, उसके लिए अलग प्रोविजंस, और जो नॉन हैवी व्हीकल्स थे उनके लिए अलग प्रोविजंस, वो अब खत्म कर दी गई है। अब सारे व्हीकल्स को यूनिफॉर्मली अक्रॉस द बोर्ड सेम माना जाता है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ व्हीकल, सो फिक्स्ड मंथली रेंट एट द रेट और द इनकम एट द रेट 7500 पर मंथ फॉर ईच व्हीकल इफ शैल बी प्रिज्यूम्ड। सो हर महीने 7500 रुपये जो है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी फ्रॉम ईच व्हीकल, चाहे वो व्हीकल हैवी व्हीकल है चाहे नॉन व्हीकल है, एंड दैट अमाउंट शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी मंथली इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल। एंड इट इज़ नॉट रेलिवेंट कि वो व्हीकल खड़ा ही रहा था ऑफिस में या चला भी था, चाहे कोरोना के कारण पूरे साल व्हीकल कहीं नहीं ट्रांसपोर्ट किया गया, बट अगर इस सेक्शन को वो पर्टिकुलर एसएससी ऑप्ट कर रहा है, सो देन इट इज़ नॉट रेलिवेंट कि वो व्हीकल एक्चुअल में कितना मूव किया, कितना यूज़ किया गया। हर मंथ 7500 पर मंथ or part of month for each type of such carriage or vehicle shall be presumed to be business profit and income from such particular business.